अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। अब्जॉर्प्शन जो है वो हमने करानी है ड्रग की, ठीक है। तो मैंने अब्जॉर्प्शन का बताया था कि अब्जॉर्प्शन क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बता दिए। तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कहाँ जाना है इसने, ड्रग ने जाना है ब्लड स्ट्रीम में जाना है। ब्लड स्ट्रीम में जाना है यानी कि प्लाज्मा में जाना है, ठीक है। ब्लड में जाएगा, प्लाज्मा में बेसिकली जाएगा। इसको हम कहते हैं कि ड्रग क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके मैकेनिज़म्स हैं। मैकेनिज़्म हमारे पास इसके जो हैं, मैकेनिज़्म आपने पहले ही सारे पढ़े हुए हैं, इसके बेसिक हैं सारे। 4 मैकेनिज़्म हैं। एक है हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन है, पैसिव डिफ्यूजन है, ठीक है। उसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद हमारे पास चौथा मेथड जो है वो है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो या एक्सोसाइटोसिस, ये 4 मेथड हैं। इन 4 मेथड के ज़रिए ही ड्रग ने अब्जॉर्ब होना, कोई भी एक मेथड हो जाएगा। अच्छा, पैसिव डिफ्यूजन क्या है ये आपको पता है, यानी कि हायर कंसनट्रेशन से जो है लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, यानी कि ड्रग जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें कैरियर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। कैरियर नहीं है तो कैरियर सेचुरेट भी नहीं हो सकता, ठीक है। कैरियर नहीं है, बस ड्रग की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है कि ड्रग कहाँ जाएगी। उसके बाद इसका क्या है कि स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी भी नहीं होती। ये सारी जो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी है ना, और कैरियर का इन्वॉल्व है, ये फैसिलिटेटेड में होता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो वाटर सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। कुछ वाटर सॉल्युबल होती हैं, कुछ होती हैं लिपिड सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। कुछ वाटर सॉल्युबल होती हैं और कुछ लिपिड सॉल्युबल होती हैं। जो होती है ना लिपिड सॉल्युबल, ये तो डायरेक्ट जो है वो सेल की मेम्ब्रेन से अंदर अब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो होती हैं वाटर सॉल्युबल, इनको एक्वापोरिन्स की ज़रूरत होती है वहाँ से, यानी कि वाटर चैनल्स के थ्रू इन्होंने अंदर आना है। कोई भी, ये हमारे पास सेल है, ठीक है, यहाँ पे चैनल्स बने होंगे, वाटर चैनल्स, उनके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं आ रही होती हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये वाटर के थ्रू हो रही है, तो इसको हम कहते हैं एक्वस डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है। और ये जो हमारे पास लिपिड के थ्रू हो रही है, इसको हम कहते हैं लिपिड डिफ्यूजन, ठीक हो गया। तो उसके बाद है हमारे पास, ये हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन होगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा कि हमारे पास वो कोई भी जो ट्रांस मेम्ब्रेन जो है वो कैरियर प्रोटीन लगी होगी, यानी कि ये हमारे पास सेल है, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर, इनर लेयर, यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन जो है वो कैरियर प्रोटीन है, उसके ज़रिए जो है यानी कि यहाँ पे लगेगी। उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशंस आती हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इसकी चेंज होती है, वो आपने सारा पढ़ा हुआ है। तो वहाँ से इसने एंटर होना है, यानी कि इसमें क्या है बेसिकली, इसमें जो है वो इन्वॉल्व है, कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगी, ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजन की बात हो रही है। उसके बाद इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती फैसिलिटेड डिफ्यूजन को। और अब इसमें एक चीज़ है कि जो कैरियर प्रोटीन होती है ना, ये हमारे पास जो है सेल है, ठीक है। इसमें जो कैरियर प्रोटीन है, इसकी एक कैपेसिटी है कि वो एक लिमिट तक जो है वो ड्रग्स को आउटर सरफेस से इनर सरफेस में, इनर कंपार्टमेंट में लेके आ सकता है। तो ये सेचुरेबल है, ये सेचुरेट हो सकता है, ठीक है। इसकी एक लिमिट है, ये नहीं है कि मतलब कि इनफाइनाइट है और जितनी ड्रग आएगी उसको लेके जाएगा। अगर हम 100 mg दे रहे हैं, लेकिन एक जो कैरियर है उसकी जो लिमिट है वो 80 mg ही है, तो 80 mg ही अंदर जाएगी, 20 नहीं जाएगी, यानी कि लिमिट है, सेचुरेबल है। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर्स की बात हो रही है। उसके बाद इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें ये हो सकता है कि क्या क्या पता, हो सकता है कि जो ये हमारे पास जो कैरियर्स हैं ये इनहिबिट भी हो जाएं किसी एंटागोनिस्ट की वजह से। उसके बाद हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात आती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा हुआ है कि इसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाना है, ठीक है, लोअर से हायर। तो एनर्जी की ज़रूरत होगी, वो एटीपी आएगा, ठीक है, एटीपी की ज़रूरत होगी। इसमें क्या है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम कर रहे हैं ना ट्रांसफ़र, तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये इसमें जो हमारे पास कैरियर्स होंगे ना, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस यूज़ हो रहा होता है ना, तो कैरियर्स भी सैचुरेबल होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो इसमें जो है हमारे पास वो जो कैरियर है, इसमें जो एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर है वो भी सैचुरेबल है, ठीक है। और इसमें ये इसकी ना एंटागोनिस्ट जो होते हैं, यानी कि वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो इसकी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो पंप है उसको इनहिबिट कर देंगे, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को रोक सकते हैं, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन को कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को जो है कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ ड्रग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रोक सकते हैं, एक्टिव को भी रोक सकते हैं। पैसिव तो कंसंट्रेशन है ना, सिंपल।
उसके बाद एंडो और एक्सो। अब एंडो की क्यों ज़रूरत पेश आई और एक्सो की क्यों? पैसिव भी करा रही है ना, फैसिलिटेटेड भी करा रही है और एक्टिव भी हो रही है, ठीक है। एक्सो एंडो की क्या ज़रूरत है? एक्सो एंडो की ये ज़रूरत है कि ये जो तीनों मेथड है ना, पैसिव और फैसिलिटेटेड और एक्टिव, ये सिर्फ छोटे छोटे मालिक्यूल्स को, एटम्स को, ठीक है, उनको ट्रांसपोर्ट करा रही है, बड़ा मालिक्यूल ये नहीं करा सकते होते। तो एक्सो और एंडो जो है बड़े मालिक्यूल के लिए यूज़फुल है। जैसे कि एंडोसाइटोसिस और एक्सो का आपको पता है, यानी कि सेल के अंदर लेके आना, ठीक है, वैक्यूलर फॉर्म में, ठीक है, फोल्ड्स बनते हैं जो है हमारे पास कंट्रैक्शन होती है वैक्यूल की, फेगोसोम, वो सारा आपने पढ़ा हुआ है। तो एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल इनटू द सेल, एक्सोसाइटोसिस यानी कि आउट ऑफ द सेल। तो एंडोसाइटोसिस जैसे कि विटामिन जो होता है B12, विटामिन B12 उसकी एंडोसाइटोसिस हो रही होती है ना, तो नॉर्मल है ये तो ये एग्जांपल है एंडोसाइटोसिस की। उसके बाद हमारे पास जो साइनेप्सिस होती हैं, साइनेप्सिस के लेवल पर न्यूरोट्रांसमीटर ने रिलीज़ होना था, तभी एक्शन होगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज़ है, न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज़ है वो किस में होता है? वो उस किस प्रोसेस के थ्रू होता है? वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स थी, इसमें ऐसा सच कोई है बात नहीं, ये सारे बेसिक आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक जो प्रॉफ का क्वेश्चन आता होता है ना, वो आता होता है फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे अब्जॉर्प्शन को। अच्छा, एक चीज़ इसमें ऐड कर लें, बुक में नहीं लिखी हुई, कि अब्जॉर्प्शन तो ये जो हमने पढ़ी है वो ये थी जो कि मॉलिक्यूल विच इज़ रेडी टू अब्जॉर्ब, उसके लिए बता रहे हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड फॉर्म कोई लेते हैं, कोई सॉलिड चीज़ लेते हैं, ठीक है, टैबलेट ले ली, कैप्सूल ले ली, तो उसकी पहले क्या होगी? डिसइंटीग्रेशन होगी। क्या होगी? डिसइंटीग्रेशन होगी उसकी, कैप्सूल की, टैबलेट की। जनरल फिनोमेना है, वो ग्रेन्यूल्स में बन जाए, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, यानी कि ये टैबलेट है हमारे पास, ठीक है, पूरी टैबलेट है, ये छोटे 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 ग्रेन्यूल्स में बन गया। इसको हमने क्या कहा कि डिसइंटीग्रेशन हो गई है। उसके बाद जो ग्रेन्यूल्स बने हैं उनकी डी एग्रीगेशन होती है। क्या होती है? डी एग्रीगेशन, डी एग्रीगेशन होती है, और वो क्या बन जाते हैं? वो फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं, फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। और फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो सोल्यूशन और लिक्विड फॉर्म में जाएंगे, जो इनको मीडियम मिला वहाँ से इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने कि सॉलिड फॉर्म में था वो ग्रेन्यूल्स बनेगा, डिसइंटीग्रेशन हुई, फिर डी एग्रीगेशन हुई तो फाइन पार्टिकल्स बनेंगे और इसको ऑब्जॉर्ब करा दिया, ठीक है। इसको आपने एक बार देख लेना है। उसके बाद जो है मेन जो चीज़ है ना, जो प्रॉफ में आती होती है और रिपीटेडली आती होती है, वो क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग अब्जॉर्प्शन। बुक में इतने अच्छे कोई नहीं लिखे हुए, ठीक है। अब ये इसके तकरीबन मेरे ख्याल है बन जाते हैं 10 पॉइंट बनते हैं, बुक में 5 लिखे हुए हैं, लेकिन आपको ये आने चाहिए, वाई में पूछते होते हैं। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। अच्छा, ये अब दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, ठीक है, ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स, ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स, और नंबर 2 जो है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। वन बाय वन करते हैं इसको। नंबर 1 देखें जी, अब जो है हमारे पास ड्रग जो होती है, अगर वो ड्रग जो है अगर वो होगी, यानी कि सबसे पहला पॉइंट जो है वो सॉल्युबिलिटी के, आपने ऐसे ही बिल्कुल लिखने होते हैं। जब अब्जॉर्प्शन का आता है ना फैक्टर्स, तो आपने ऐसे लिखेंगे ना तो अच्छे नंबर मिलेंगे। बुक में जैसे उन्होंने हेफाजत लिखा हुआ है, नंबर नहीं मिलते होते, 5 ही फैक्टर उन्होंने लिखे हुए हैं, तो ये मतलब कि ना एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, ज़्यादा लिखना होता है। सॉल्युबिलिटी जो है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, ड्रग की नेचर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि अगर कोई लिपोफिलिक ड्रग है, लिपोफिलिक ड्रग है, लिपिड लविंग ड्रग है, लिपिड को परमिएबल, लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, होगी, एब्जॉर्प्शन उसकी होगी। लेकिन अगर हाइड्रोफिलिक है, सॉरी, हाइड्रोफिलिक ड्रग है, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, तो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, नहीं होगी। हो सकता है हो भी जाए, लेकिन बहुत ही कम होगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी देखो ना, अगर सॉल्युबिलिटी उसकी है, लिपोफिलिक है तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, हाइड्रोफिलिक है तो बहुत कम होगी, यहाँ तो होगी ही नहीं। दूसरी चीज़ क्या है? आयनाइजेशन, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ आयनाइजेशन को, ठीक है, ये डिटेल में बताऊँगा आयनाइजेशन, ठीक है। पहले वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको पहले ही पता है। अच्छा, नंबर 3 में देखें आयनाइजेशन ऑफ ड्रग बेसिकली। नंबर 3 में देखें मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ड्रग, आयनाइजेशन ऑफ ड्रग, ये सारी ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स हैं, ठीक है। सिर्फ अभी पेशेंट को हमने डिस्कस नहीं किया। उसके बाद नंबर 3 जो है वो है मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर
साइज ऑफ ड्रग। जाहिर सी बात है इन्वर्स रिलेशन आएगा ना, अगर साइज़ बहुत बड़ा है ड्रग का तो अब्जॉर्प्शन होने में मुश्किल पेश आएगी, इन्वर्स रिलेशन है इसका। लेकिन अगर मालिक्यूल बहुत छोटे छोटे हैं, मालिक्यूलर साइज़ बहुत छोटा है, तो ड्रग इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद नंबर 4 पे आता है डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग। नंबर 4 पे आता है डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग, कि आप किस फॉर्म में ड्रग को दे रहे हो। वही ड्रग अगर आप सिरप में देते हो, सिरप फॉर्म में, तो उसकी अब्जॉर्प्शन जो है, उसकी अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर आप उसको टैबलेट में दे रहे हो तो उसकी अब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है, होगी सही, कंपैरेटिवली कम होगी। तो इस पे भी डिपेंड कर रही है अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो 4 चीज़ें होंगी। उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ये तो मैंने पहले भी बताया। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो अब्जॉर्प्शन उस पर डिपेंड करती है। कैसे? अगर आप आईवी दे रहे हैं, आईवी, तो 100% अब्जॉर्ब होगी ना, बायो अवेलेबिलिटी 100%। लेकिन अगर आप दे रहे हैं उसको ओरल दे रहे हैं या कोई और मेथड दे रहे हैं, तो फर्स्ट पास इफेक्ट आएगा उसमें। फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से उसका जो है मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, पहले ही शुरू हो जाएगा, तो उसकी जो है अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स थे। पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा? सॉल्युबिलिटी, अगर लिपोफिलिक है ज़्यादा अब्जॉर्प्शन है, हाइड्रोफिलिक अब्जॉर्प्शन कम है। आयनाइजेशन में बताता हूँ। मॉलिक्यूलर साइज जो है ड्रग का इन्वर्स रिलेशन, छोटी ड्रग है, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इजीली अब्जॉर्ब हो जाएंगे। डोजेज फॉर्म में देखें, सिरप की अब्जॉर्प्शन जल्दी होती है, टैबलेट की अब्जॉर्प्शन जो है वो बाद में होती है, लेट होती है और कम भी होती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उसमें आईवी अगर देंगे तो 100% अब्जॉर्प्शन जो है, इसमें बायोअवेलेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। ओरल में फर्स्ट पास इफेक्ट आ जाते हैं तो अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। अब बात करने आयनाइजेशन की। आयनाइजेशन जो है, इसको आपने ध्यान से समझना। आयनाइजेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ड्रग। अच्छा, ड्रग्स जो होती हैं ना, मोस्टली जो हम लेते होते हैं, वो या तो होती हैं एसिडिक इन नेचर, वीकली एसिडिक हम कह सकते हैं, या एसिडिक होती हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वीकली बेसिक होती हैं, वीकली, ठीक है। यहाँ एसिडिक हो सकती है, तो यहाँ बेसिक होती है। जो एसिड का जनरल हम पढ़ते हैं ना, फार्मूला होता है HA। अब ये है न्यूट्रल एसिड। अब इसने जब हाइड्रोलाइज होना होता है ना, तो ये बन जाता है H पॉजिटिव और साथ में A नेगेटिव। अब मुझे बताएं कि इनमें H पॉजिटिव और A नेगेटिव अब्जॉर्ब हो सकते हैं? नहीं अब्जॉर्ब हो सकते। क्या अब्जॉर्ब हो सकता है फिर? HA एज अ होल अब्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है। HA अब्जॉर्ब हो सकता है। तो यानी कि एसिड की क्या, एसिड की कौन सी फॉर्म जो है वो अब्जॉर्ब होगी? एसिड की अनआयोनाइज्ड फॉर्म, एसिड की अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो है वो अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। बेस की भी अनआयोनाइज्ड ही होती है। आप देखें बेस की एग्जांपल देखते हैं। बेस जो है ना, नॉर्मल उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? BH पॉजिटिव। ऑलरेडी उस पे नॉर्मल साइन, नॉर्मल पहले ही साइन होता है, यानी कि नेचुरल, उस पे पहले ही साइन है BH पॉजिटिव। अब इसने जब आयनाइज होना है तो B जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस H पॉजिटिव। अब इसमें BH पॉजिटिव अब्जॉर्ब हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन B जो है वो अब्जॉर्ब होगा। तो बेस की जो है अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है वो अब्जॉर्ब होगी। किसी की भी अब्जॉर्प्शन करानी है ना, तो अनआयनाइज्ड ही होगी, यानी कि आयन फॉर्म में कौन वो सेल तो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि एसिड की अब्जॉर्प्शन कराने के लिए आपको इसको रोकना पड़ेगा, यानी कि HA ही आपको चाहिए। लेकिन बेस के लिए आपको इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना पड़ेगा। इतनी समझ आ गई, ठीक है। तो यानी कि अनआयनाइज्ड फॉर्म ही अब्जॉर्ब होगी। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि जो प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है ना एसिडिक ड्रग की, वो अनआयनाइज्ड होती है, उसकी अब्जॉर्प्शन होगी। यानी कि ये देखो ना, ये प्रोटॉन है, H पॉजिटिव को क्या कहते हैं? प्रोटॉन भी कहते हैं ना। तो एसिड की प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है ये अब्जॉर्ब होगी, एसिड की प्रोटोनेटेड फॉर्म अब्जॉर्ब होगी। लेकिन बेस की जो है वो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है वो अब्जॉर्ब होगी, यानी कि बी अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। BH पॉजिटिव अब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। तो ये नोट कर लें, जो एसिड है ना, एसिड, इसकी जो है प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है, प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है वो अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। क्यों अब्जॉर्ब होती है? क्योंकि उसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म न्यूट्रल है, HA न्यूट्रल है। उसके बाद बेस जो है, इसकी डी प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है ये अब्जॉर्ब होती है, ठीक है।
ये अब्जॉर्ब होगी बी। क्यों? डी प्रोटोनेटेड क्यों अब्जॉर्ब हो रही है? क्योंकि वो न्यूट्रल है, जो फॉर्म भी न्यूट्रल है ना वो अब्जॉर्ब होनी है। ठीक है, तो ये अब ये चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी? जो मीडियम आप दे रहे हो ये ड्रग को, ठीक है, जो भी मीडियम दे रहे हो, एसिडिक दे रहे हो, बेसिक दे रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गए सारे फैक्टर्स। तो इसीलिए जो है ये हमारे पास कोई, आपने बस इतना याद रखना है कि जो भी हमारे पास ड्रग है ना उसको ऑब्जॉर्ब कराना है तो उसको हमने ना अनआयनाइज्ड ही रखना है, नहीं तो ऑब्जॉर्ब नहीं होनी उसमें, वो ऑब्जॉर्ब नहीं होगी, अनआयनाइज्ड फॉर्म ही ऑब्जॉर्ब होगी। एसिड की HA फॉर्म जो है यानी कि वो अनआयनाइज्ड होती है, बेस की जो है B फॉर्म अनआयनाइज्ड होती है, तो ये ऑब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, H पॉजिटिव और A नेगेटिव ऑब्जॉर्ब नहीं होगी, BH4 जो है वो ऑब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक हो गया, क्योंकि इस पे साइन होता है। अच्छा, ये हो गया, ये हमारे पास जो है ये ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स पूरे हो गए। सॉल्युबिलिटी भी होगी, आयनाइजेशन भी होगी, ठीक है। और उसके बाद हमने देख लिया आयनाइजेशन कैसे चेंज कर रही होती है अब्जॉर्प्शन पैटर्न्स को। उसके बाद मॉलिक्यूलर साइज, डोजेज फॉर्म, ये आपने नोट कर लेने हैं ऐसे ही। उसके बाद जो बुक में लिखे हुए हैं वो भी देख लेते हैं। बुक में जो है उसमें लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ड्रग अब्जॉर्प्शन। पहला, इफेक्ट ऑफ पीएच यानी कि मीडियम जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो आपने मीडियम प्रोवाइड करना है ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए, उसकी बात हो रही है। यानी कि मीडियम की जो पीएच है, पीएच ऑफ द मीडियम। ठीक है, एक चीज़ ये है। अब मीडियम की पीएच पे आते हैं। ठीक है, ये भी उससे रिलेटेड ही जो मैंने अभी पहले पढ़ाया है ना, पीएच ऑफ द मीडियम। अच्छा, दो चीज़ें हैं जो आपने, जो अभी दो बातें कहूँगा इसको तो याद कर लेना पहले। एसिडिक ड्रग जो है, जिसकी नेचर एसिडिक है, स्टमक में बहुत अच्छी अब्जॉर्ब होती है, स्टमक में बहुत अच्छी अब्जॉर्प्शन उसकी होती है। बेसिक ड्रग जो होती है उसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन में बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, क्यों? स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, स्टमक में क्या होता है? एसिडिक मीडियम है, और इंटेस्टाइन में क्या है? बेसिक मीडियम। अच्छा, अब ये बताते हैं कि क्यों एसिडिक ड्रग जो है वो स्टमक में अच्छी अब्जॉर्ब होती है और बेसिक ड्रग जो है वो इंटेस्टाइन में अच्छी अब्जॉर्ब होती है। अब ये हमारे पास है स्टमक, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास है स्टमक। अब इसमें क्या है? मीडियम क्या है? एसिडिक मीडियम है ओवरऑल। एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, एच हर तरफ ही एच पॉजिटिव होगा। अब एच पॉजिटिव क्या है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब उस रिएक्शन को याद करें जो मैंने बताया था, HA वाला। HA विल गिव अस H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर में। अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन स्टमक में बहुत ज़्यादा है, तो रिएक्शन जो है ये वाला किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ये तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो HA फॉर्म जो है वो यानी कि ड्रग की HA फॉर्म ही डोमिनेट करेगी। HA, क्योंकि H पॉजिटिव आयन स्टमक में ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा हैं, मज़ीद बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो HA फॉर्म जो है वो डोमिनेट करेगी। तो HA हमने यानी कि ये बनेगी, HA फॉर्म क्या है फिर? अनआयनाइज्ड है, अनआयनाइज्ड है तो अब्जॉर्ब हो जाएगी। समझ आ रही है? लेकिन अगर स्टमक में एच पॉजिटिव आयन कम होते, वैसे होता नहीं है ऐसे, एच पॉजिटिव आयन कम होते तो जो डायरेक्शन है रिएक्शन की वो क्या होनी? फॉरवर्ड होनी थी। एच जितनी हमने ड्रग ली थी वो सारी की सारी आयनाइज्ड हो जानी थी, तो स्टमक की एसिडिटी ही बढ़नी थी, अब्जॉर्प्शन कोई नहीं थी होनी। तो इसलिए हमने कहा कि एसिडिक ड्रग्स जो होती हैं वो स्टमक में अच्छी अब्जॉर्ब होती हैं। क्यों? क्योंकि एसिड जो है, एसिडिक मीडियम है स्टमक का, वहाँ एच पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन ऑलरेडी ही ज़्यादा होती है, तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड होती है। HA जो है फॉर्म जो है वो डोमिनेट कर जाती है, HA जो है अनआयनाइज्ड है, तो अब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाती है। बेसिक ड्रग की बात करते हैं। बेसिक ड्रग जो है हमने कहा कि वो बेसिक मीडियम में ही बहुत अच्छी अब्जॉर्ब होती है। बेसिक ड्रग है वो बेसिक मीडियम में अच्छी अब्जॉर्ब होती है। इंटेस्टाइन का मीडियम जो है बेसिक है, 8 से 7 से ज़्यादा पीएच है उसकी। स्टमक की मेरा ख्याल है 2 होती है। अच्छा, बेसिक मीडियम जो है उसमें क्यों, अभी देखते हैं। ये हमारे पास जो है इंटेस्टाइन बन गई है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन बनाइए। अच्छा, ये ड्यूडेनम है। अब इसमें क्या है? ड्यूडेनम का मीडियम कौन सा होता है? बेसिक मीडियम होता है। बेसिक मीडियम का मतलब क्या है
कि एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे कि कम होंगे? एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे कि कम होंगे? एच पॉजिटिव आयन जो है वो बहुत कम होंगे। क्या होंगे? बहुत कम होंगे। एच पॉजिटिव की डेफिशिएंसी है, ऑब्वियस सी बात है। बेसिक मीडियम में एच पॉजिटिव आयन कम ही होते हैं। तो अगर बेसिक है, बेसिक ड्रग हमने ली, बेसिक का आप वो रिएक्शन याद करें, बी एच पॉजिटिव विल गिव अस बी न्यूट्रल प्लस एच पॉजिटिव। अब मुझे बताएं, एच पॉजिटिव आयन जो है इंटेस्टाइन में कम थे, तो रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? एच पॉजिटिव बनाएगा, वो रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव करेगा कि एच पॉजिटिव बने, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो एच पॉजिटिव तो बनेंगे, साथ में न्यूट्रल फॉर्म भी बनेगी। तो न्यूट्रल फॉर्म बनेगी तो न्यूट्रल फॉर्म ऑब्जॉर्ब हो सकती है। हाँ जी, न्यूट्रल फॉर्म ऑब्जॉर्ब हो सकती है, तो ये ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गई बेसिक ड्रग कैसे ऑब्जॉर्ब होगी, क्योंकि मीडियम मीडियम चेंज आ रहा है। तो पीएच का समझ आ गया फैक्टर कि एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो एसिड जो हैं वो एसिडिक मीडियम में यानी कि स्टमक में अच्छी ऑब्जॉर्ब होती हैं। बेसिक ड्रग्स जो हैं वो बेसिक मीडियम में ऑब्जॉर्ब होती हैं। सारा चक्कर जो है वो इक्विलिब्रियम डायरेक्शन का है। जिस डायरेक्शन में यानी कि एच पॉजिटिव कम है तो डायरेक्शन जो है एच पॉजिटिव की साइड में चली जाएगी। अगर एच पॉजिटिव ज़्यादा है तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ आ गई इसकी? तो ये सारा हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है मैंने मीडियम पीएच का बता दिया है सारा कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 फैक्टर जो है वो कौन सा है? नंबर 2 जो है वो ब्लड फ्लो, जो बुक में लिखा हुआ है। ब्लड, ऑब्वियस सी बात है ये तो। अब ब्लड फ्लो, ये हमारे प्रॉफ का एमसीक्यूज भी था जो अभी हमने रिसेंट प्रॉफ दिए। ब्लड फ्लो, अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी साइड पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो ड्रग अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ब्लड जा रहा है, ज़्यादा ब्लड जाएगा, ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी वहाँ से। ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन पे आपने देखा होगा कि ना वो बहुत ज़्यादा ब्लड वेजल्स होती हैं। अटलस में शायद आपने देखा हो कि इंटेस्टाइन पे ना प्लेक्सस बना होता है। तो क्यों बना होता है? क्योंकि वहाँ पे अब्जॉर्प्शन होनी है। ठीक है, इतनी जो ब्लड वेजल्स हैं वो मसल्स पे क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि मसल्स पे अब्जॉर्प्शन थोड़ी हो रही होती है। तो इसलिए जहाँ पे अब्जॉर्प्शन होनी है वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा करना होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने पहले से ही ब्लड वेसल वहाँ पे ज़्यादा रखी हुई हैं। तो ब्लड फ्लो जो है इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा फैक्टर जो है हमारे पास सरफेस एरिया का है। ये वो चीज़ें जो आपको पहले ही पता। सरफेस एरिया जो है वो इंटेस्टाइन का क्यों ज़्यादा है? टॉर्चुअस होती है ना सरफेस एरिया। ये पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं। सरफेस एरिया, अब देखें ना, जो हमारे पास होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें विलाए माइक्रो विलाए होते हैं। ठीक है, तो फोल्डेड होते हैं, तो उन पे सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो ड्रग्स इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीसरा फैक्टर था। चौथा फैक्टर जो है कंटैक्ट टाइम एट अब्जॉर्प्शन सरफेस। कंटैक्ट टाइम, कंटैक्ट टाइम एट अब्जॉर्प्शन सरफेस, अब्जॉर्प्शन सरफेस। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब इंटेस्टाइन हमारे पास है, इंटेस्टाइन भी है। ठीक है, इंटेस्टाइन है, ब्लड फ्लो भी अच्छा आ रहा है। ठीक है, ब्लड फ्लो भी अच्छा आ रहा है, ब्लड वेजल्स भी ज़्यादा हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद विलाए भी हैं, माइक्रो विलाए भी हैं, यानी कि सब। लेकिन अगर वहाँ पे जो है कंटेक्ट टाइम ही थोड़ा है, बंदे को डायरिया हुआ हुआ है। ठीक है, बंदे को डायरिया हुआ है, वहाँ पे जो है उसका फ्लूइड रुक ही नहीं रहा, तो फटाफट से आएगा। ठीक है, फ्लूइड और फटाफट से पास होके चला जाएगा। ब्लड फ्लो भी था, ब्लड वेजल्स भी थी, विलाए विलाए माइक्रो विलाए भी थे, लेकिन वहाँ पे इतना टाइम ही नहीं था कि अब्जॉर्प्शन हो सके। तो कंटेक्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि बंदे को डायरिया है तो अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वैसे ही फ्लूइड जो है एक्सक्रीट होता जाएगा बॉडी से। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि कंटैक्ट टाइम में ये भी चीज़ आती है कि आप ना अगर कोई भी दवाई ले रही हो, कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो, टैबलेट्स कैप्सूल वगैरह ले रहे हो, खाने के साथ ले रहे हो ना, तो आपका स्टमक जो है वो फुल हो जाएगा। ठीक है, स्टमक फुल होगा, गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो लेट होती है। फिर खाना जो हुआ अंदर तो उसने चर्निंग होनी है, डाइजेशन होनी है, एसिड स्क्रीट होना है, तो टाइम लगेगा उसको। ठीक है, तो उसमें फिर जो है गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो लेट होती है, तो ड्रग भी तो उसके साथ ही आनी है, तो फिर ड्रग का एक्शन अब्जॉर्प्शन ये भी स्लो होता है, तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो इसमें कंटैक्ट टाइम में आ जाती है। उसके बाद एक और चीज़ होती है, पांचवी चीज़ जो है बुक में लिखी हुई है आपके, एक्सप्रेशन ऑफ द पी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ये 5 फैक्टर्स ड्रग रिलेटेड है, 5 पेशेंट रिलेटेड है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा, पी ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हैं ये भी देखते हैं। पी ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या लगता है क्या हो सकती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स ही, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये ऐसे होता है कि जैसे ये सेल है ना, ये सेल की मेम्ब्रेन है, तो इसमें ना ऐसे करके जैसे जीपीसीआरस नहीं होते थे, प्रोटीन लिंक्ड कपल रिसेप्टर्स होते थे, उसकी तो मेरे ख्याल है 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसिस होते थे ना, इसके मेरे ख्याल है 3, इसके 3 होते हैं।
तो ये तो वैसे एक्सेसिव है, आप ये देख लो बस इस तरह करके ना, इसके ऐसे करके 3 हेलिसेस बने होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर होता है, एटीपी लगा होता है इसके, एटीपी डिपेंडेंट है। अच्छा ये क्या करती है कि सेल के अंदर जितनी भी ड्रग है ना, ठीक है, थोड़ी है ज़्यादा है जो भी, उसको बाहर निकाल देती है। यानी कि सेल के अंदर जो भी ड्रग है उसको बाहर निकाल दिया, यानी कि ड्रग अंदर रहने ही नहीं देनी इसने, बाहर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब्जॉर्प्शन जब हो रही होती है तो सेल के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन कम होती है ना, बाहर ज़्यादा होती है, सेल को पहुंचानी है हमने ड्रग, अंदर तो कम है। तो अंदर अगर कम है, अंदर लो कंसंट्रेशन है, बाहर हाई कंसंट्रेशन है, तो एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ेगी। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हैं। तो क्या हुआ, एटीपी जो है वो यूज़ होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, और ड्रग जो है वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ग्लाइकोप्रोटीन्स अगर होंगी, पी ग्लाइकोप्रोटीन्स अगर होंगी, तो वो ड्रग अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी कि कम होगी? अब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम हो जाएगी। और पी ग्लाइकोप्रोटीन्स अगर कम होंगी तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा, तो इन्वर्स रिलेशन आ गया। तो अगर ये ना, इसमें ये फैक्टर भी होता है कि ये ना ड्रग रेजिस्टेंस भी करा देते हैं, यानी कि पी ग्लाइकोप्रोटीन्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द ड्रग रेजिस्टेंस। मतलब ड्रग रेजिस्टेंस मतलब क्या, आप ड्रग दे रहे हो लेकिन ड्रग जो है वो मतलब कि उस पर इफेक्ट शो नहीं कर रही। क्यों इफेक्ट शो नहीं कर रही? क्योंकि अंदर सेल ने जो है पी ग्लाइकोप्रोटीन्स रखी हुई हैं, ड्रग अंदर आती नहीं, वो पहले बाहर भेज देती है। तो ड्रग अगर अंदर नहीं आएगी तो इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होंगे? तो इसलिए ये रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसमें हमारे पास 5 फैक्टर्स पूरे हो गए। और हाँ जी, तो सबसे पहले हमने अब्जॉर्प्शन का पढ़ लिया, ठीक है, उसके हमने 4 मैकेनिज़्म पढ़े थे। ठीक है, अब्जॉर्प्शन पढ़ा, ठीक है, उसको हमने कहा कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में जाना है, प्लाज्मा में। मैकेनिज्म हमने पढ़ा, पैसिव डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसकी एग्जांपल देखी, विटामिन B12 और एक्सोसाइटोसिस में हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स देख लिए। ये आपने D2 ऐसे लिख के आना है, पूरे नंबर मिलते हैं। यानी कि बुक में सिर्फ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स लिखे हुए हैं 5, लेकिन ड्रग रिलेटेड नहीं लिखे हुए। वाईवे में ऐसे सुनाए तो अच्छा खासा इंप्रेशन बैठता। तो आपने इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आपने ऐसे ही इसको लिख के आना है। ये हमारे पास ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स हैं, ये वाले सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, आयनाइजेशन ये मैंने समझा दिया, मॉलिक्यूलर साइज, डोजेज फॉर्म और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हमारे पास पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं, मीडियम ऑफ पीएच, ब्लड फ्लो, ये तो कॉमन है, ये आपको पहले से पता है। कंटैक्ट टाइम और अब्जॉर्प्शन ऑफ कंटैक्ट टाइम एट अब्जॉर्प्शन सरफेस, एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन से, ये सारा हो गया। इसको भी अगर आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लें, ठीक है। और ये पीएच ऑफ मीडियम, ठीक है। इस तरह आपका ये जो अब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अब्जॉर्प्शन इज़ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉफ में बहुत आता होता है, ठीक है। और ये इसका एक प्रॉफ क्वेश्चन ये भी है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आयनाइजेशन पीएच ऑफ द ड्रग इन क्रॉसिंग मेम्ब्रेन्स। यानी कि वही सवाल पूछा हुआ है, बस घुमा घुमा के पूछा हुआ है। यानी कि रोल ऑफ आयनाइजेशन क्या है ड्रग के मीडियम में, तो मैंने मीडियम वाला सारा आपको बता दिया ये सारा। उसके बाद ये मैंने सारा बताया कि आयनाइज्ड फॉर्म क्रॉस नहीं कर सकती, आयनाइज्ड फॉर्म जो है वो क्रॉस कर सकती है। तो रोल वही है जो मैंने बता दिया मीडियम का। उसमें आपने पीएच जो है वो लिख देनी है, मीडियम की पीएच जो है वो कैसे अफेक्ट करती है, और साथ में आयनाइजेशन ऑफ ड्रग वाला करा देना है, ठीक है। तो ये सारा कवर हो जाता है। ये आपका सारा जो टॉपिक है ये कवर हो गया। एब्जॉर्प्शन वाला जो है आपका सारा कवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मैं बायो अवेलेबिलिटी कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायो अवेलेबिलिटी कराता हूँ, और बायो इक्विवेलेंस और थेरेपेटिक इक्विवेलेंस वगैरह कराता हूँ।